अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। बाब नंबर है हमारा वक्त के उस पार। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कैद खाने का माहौल अब कदरे मुख्तलिफ था। फ़िज़ा से तनाव, खौफ और वहशत छट चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। वान फाते की कोठरी का दरवाज़ा बदस्तूर खुला था। उसके पैर से लगी जंजीर वैसी ही थी, मगर लिबास बदल चुका था। खाकी रंग का साफ पजामा और ऊपर बिना आस्तीन की जैकेट नुमाशें पहन रखी थी। कमर पे पट्टियाँ बंधी थी और सामने खुले सीने पे भी कई जगह मरहम लगे थे। वो अकड़ू बैठा था और दीवार से टेक लगा रखी थी। चेहरा अब साफ था, मगर खून आलूद कट दिखाई देते थे। एक खादिम उसके बरहना बाजू के जख्म को देख रहा था। दूसरा दवा का थाल लिए सर पे खड़ा था। तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगी। आवाज के साथ नुस्वानी जूती की आवाज करीब आती आहट सुनाई दी तो फाते ने आंखें खोली। कोठरी के खुले दरवाजे में वो नजर आई थी। उसने पलकें झपकी। धुंधला मंजर जरा वाजे हुआ। वो भूरे बाजोक रंग में मलबूस, सर पे दुपट्टा लपेटे, सादा मगर खूबसूरत कनीज लग रही थी। स्पाट चेहरे के साथ करीब आई और रुई खादिम के हाथ से ली। फिर फाते के साथ दो जानों होके बैठी। ये थाल यहीं रख दो और जाओ, मुझे दूसरी दफा न कहना पड़े। अंदाज हतमी था। खादिम ताजीमन बजा लाए और बाहर निकल गए। दरवाज़ा खुला रह गया। तालिया ने रुई थाल में पड़े प्याले में डिबोई। उसमें पानी जैसा माया लग गया और फिर उसके बाजू के ऊपरी हिस्से तक लाई। वो जो अधखुली आंखों से उसे देख रहा था, कंधा पीछे किया। तालिया ने महज सियाह आंखें उठा के उसे देखा। मुझे जख्म को देखने दें, अंग्रेजी में जेर लब बोली, गोया मिन्नत की। तुम्हें जख्मों का क्या पता। सिंगापुर की एक अमीर बेवा को लूटा था मैंने। उसकी नर्स बन के गई थी। वो एक्सीडेंट में जख्मी हुई थी। उसने फाते के बाजू को देखते अब भीगी रुई जख्म पे रखी तो उसने करके आंखें मूंदी। क्या चुराया था उससे? जेवर और कुछ नकदी, मगर जितनी खिदमत उसकी मैंने की वो मेरा हक बनता था, इसलिए थोड़ा बहुत ये काम आता है मुझे। वक्त के उस पार जख्मों की देखभाल के तरीके मुख्तलिफ होते हैं हालिम। वो जो रुई से आहिस्ता आहिस्ता जख्म साफ कर रही थी, बेख्तियार हाथ रोक के उसे देखने लगी। इतने दिन बाद मेरा ये नाम कैसे याद आया आपको तवांको? जैसे तुम्हें इतने दिन बाद अपना पुराना काम याद आया। वो माथे पे शिकने लिए आंखें मीचे हुए था। बाजू पे सुर्ख लकीरों की सूरत लंबे लंबे कट पड़े थे। तालिया आहिस्ता आहिस्ता भीगी रुई से उनको साफ करने लगी। आप तो कहते थे आप किसी से नहीं डरते, राजा के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं। अब इन जख्मों से तकलीफ क्यों हो रही है? फाते ने आंखें खोल के मसनूई खफगी से उसे देखा। तकलीफ तो सबको होती है, डर भी सबको लगता है और किसी का साथ भी सबको ही चाहिए होता है। आप भी जितने बहादुर और मजबूत बन जाएं फाते साहब, फितरी जज्बात से नहीं भाग सकते आप। वो पलकें जख्म पे झुकाए कह रही थी। वो चंद लम्हे उसका चेहरा देखता रहा। तुम जल्दी आ गई, हालांकि तुम्हें उधर रहना था और एडम को वापस आना था। आपको मेरी ज़रूरत थी, इसीलिए आ गई। फाते ने हल्का सा सर झटका, मगर फिर बात बदल दी। जजीरा मिल गया था और सोना भी। एडम वो सब साथ लेकर ही आएगा। वो अब धीमी आवाज़ में तफसीलात बता रही थी। गुड, हर चीज़ प्लान के मुताबिक हो जा रही है, सिवाय आपकी गिरफ्तारी और इस कैद के। उसने रुई रखी और मरहम से भरा प्याला उठाया, फिर उंगली उसमें डुबोई और कंधे पे दवा लगाना शुरू की। ठंडे मरहम के जख्म पे लगते ही वो कर कराहा, मगर जब्त कर गया। तो तुम आ गई हो ना, मुझे छुड़वा लोगी? नहीं, राजा को मलिका ने हमारे निकाह का बता दिया है। वो अब आपसे किसी किस्म की रियायत नहीं बरतेगा। सिपाही मेरा हुक्म नहीं मानेंगे। फिर उसने तशवीश से अबरू उठाए। आखिरी मरहले के लिए मेरा आज़ाद होना ज़रूरी था। तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। प्लान ए नाकाम हो जाए तो प्लान सी है ना, और प्लान बी का क्या? तालिया के प्लान्स हैं, तालिया की मर्जी। वो तवज्जो से धीरे धीरे दवा लेप रही थी। कोठरी में खामोशी छा गई। बाहर कौन सा पहर हुआ था, अंदर हमेशा अंधेरा होता था। ऐसे में दीवार पे नस मशलों के शोले मध्यम रोशनी बखेरे हुए थे। उसके हाथ पे भी ज़रब लगी थी और हथेली के अंदर की तरफ बड़ा सा कट लगा था। तालिया ने उसकी हथेली अपने एक हाथ पे फैलाई और फिर भीगी रुई से हथेली पे लगी खून की लकीर साफ की। तुम वापस जाके क्या करोगी? वो उसकी झुकी पलकें देख के पूछने लगा तो अंदाज नरम था।
तालिया ने चेहरा नहीं उठाया, बस मगन अंदाज में उसकी हथेली से खून के धब्बे साफ करते हुए बोली, मैं अपनी वो दौलत जिसको मैंने मेहनत से नहीं कमाया, यानी सारी दौलत, इसको मैं अपने पास नहीं रखूंगी। फारिग वक्त में पेंटिंग्स बनाऊंगी, जायज़ कमाई करूंगी और खुश रहूंगी। शायद किसी दूसरे मुल्क चली जाऊं। आप तो जाहिर है जाते साथ ही मुझे छोड़ देंगे। हाँ जाहिर है, उसने आम से अंदाज में कहा। तालिया के हाथ लम्हे भर को भी नहीं थमे, वो जख्म साफ करती रही। बस इस वक्त उसको कमज़ोर नहीं पड़ना था, इस ताल्लुक पे रोने के लिए उम्र पड़ी थी। आप क्या करेंगे? मैं वापस जाके एक दुनिया को वजाहत देता रहूंगा कि 4 माह मैंने कहाँ गुजारे। उसने झिरझिरी ली। 4 माह? तालिया ने गहरी सांस ली। 4 माह बीत गए, लेकिन वो चूंकि अगर वक्त रुक गया हो तो, और अगर न रुका हो तो, हमें हर शे के लिए तैयार रहना चाहिए। वो हाथ पे दवा लगा रही थी, इसलिए इसके लबों से सिसकारी निकली। आंखें भी तकलीफ से मींची। तालिया ने रुक के उसे देखा। एक बात पूछूं? उसका ध्यान बटाने की गर्ज से बोली, आपका वॉलेट कहाँ गया? मोबाइल, वॉलेट, जूते, हर चीज जंगल में खो गई थी जब हमें गिरफ्तार किया गया था। आपका वॉलेट मेरे पास है, गिर गया था तो मैंने उठा लिया, देना भूल गई। वो चौंका, फिर उसे देख के ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाया। और तुम्हें तो भूल के चीज़ें उठाने की बहुत आदत है। उसने मुस्कुराहट दबा के शाने उचकाए, फिर दवा का प्याला रख दिया और पट्टी उठा ली। उसके अंदर एक जिप लॉक बैग में मकई के चंद दाने थे, टूटे फूटे पुराने पॉपकॉर्न। आपने उन्हें क्यों रखा हुआ है संभाल के? वो अब पट्टी उसके हाथ पे बांध रही थी। जवाब नहीं आया तो सर झुकाए काम करते हुए बोली, ठीक है ना बताएं, वैसे भी मैं हूं तो आपकी बस एक अदनासी कारकुन, तालिया द फैनगर। इसलिए वो आरियाना के थे। तालिया ने चूक के सर उठाया, पट्टी का बल देते हाथ वहीं थम गए। वो उसी को देख रहा था, मगर उसकी आंखों में कुछ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आवाज़ भी धीमी हो गई थी। जिस दिन आरियाना खोई थी वो उन्हें खा रही थी। जब मैं उसकी तलाश में पहाड़ों की तरफ दौड़ा तो मुझे वो नज़र आए थे। वो अगवाकारों की निशानदेही के लिए पॉपकॉर्न गिराती गई थी ताकि हम उनकी मदद से उसे तलाश कर लें। उसे फेरी टेल्स पसंद थी। वो दासी से मुस्कुराई, फिर चौंकी। लेकिन आपने तो प्रेस में कहा था कि आरियाना का कोई सुराग नहीं मिला। सबको ही मालूम है कि इसे सोफिया रहमान ने अगवा करवा के गायब कर दिया था। मिसेस असरा तो टीवी पे बरमला कहती हैं कि उनकी बेटी किसी अच्छे घराने को ही मिली होगी, क्योंकि उनको वापस नहीं मिली। मगर उसकी आंखें बान फाते की जख्मी आंखों पे ठहर गई। मगर क्या आपको पॉपकॉर्न मिले थे? वो खामोश रहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वो पलक तक न झपक पा रही थी। तवांग को आपको वो मिल गई थी, है ना? उसको अपनी आवाज़ भी सुनाई न देती थी। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। फाते ने हल्का सा सर को खम दिया। वो जहाँ मुझे मिली थी उसके पास से मुझे ये पॉपकॉर्न मिले थे। कुछ को मैंने संभाल लिया, कुछ मुझसे खो गए। और आरियाना? उसका सांस अटका हुआ था। आपकी बेटी? वो मर चुकी थी तालिया। मैंने उसे वहीं दफना दिया और मैं वापस चला आया। वो गहरी सांस लेकर बोला, और वो अगला सांस नहीं ले सकी। मिसिस असरा को मालूम है? बहुत देर बाद वो बोल पाई। मैं नहीं बता सका उसे। मगर क्यों? वो दंग रह गई। मुझे जो दुरुस्त लगा मैंने वो किया। उस वक्त मैं अपनी बेटी की मौत को सियासी इशू नहीं बना सकता था। हम खानदान को सियासत से अलग रखने वाले लोग हैं। बहुत से लोग खुद ही समझ गए कि वो जिंदा नहीं होगी। वो ठहर ठहर के बोल रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी। नहीं, मिसेस असरा को नहीं मालूम तो किसी को नहीं मालूम। आप उनको तो बता सकते थे। कैसे बताता? अगर अगर बताता तो वो लाश देखने की जिद करती। मैं अपनी आरियाना की वो हालत किसी को नहीं दिखा सकता था। उसकी आवाज़ तेज़ हुई और असरा बिल्कुल टूट जाती, इसलिए मैंने उसको एक उम्मीद थमा दी। कम अज़ कम वो स्टेबल तो रहेगी, उसे सुकून तो रहेगा। माँ को सुकून कैसे आ सकता है भला? आपको उन्हें बताना चाहिए था। मर जाने वाले का सुकून खो जाने वाले से जल्दी आ जाता है। वो शिकवा करने लगी। पट्टी लपेटते हाथ वहीं उसके हाथ के ऊपर ठहरे हुए थे। असरा को ना आता। वो एक मस्बत औरत नहीं है, वो हमेशा मनफी रहती है। मैं उसको मजीद मनफीपन से बचाना चाहता था। या शायद आपको यह डर था कि वो आपको इल्ज़ाम देंगी, क्योंकि आपकी सियासत ने यह दिन दिखाया था। इसीलिए उस रोज़ पार्टी पे मुझे कह रही थी कि उसने याद करने की कोशिश की। 4 माह पहले की शाम बदिक्कत याद आई कि आरियाना के बाद उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना छोड़ दिया। लेकिन अगर आपने पहले नहीं बताया तो अब बता दें। कभी भी नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। आंखों से वो चीज़ चली गई और पहले जैसी संजीदगी वापस छा गई। हमारी शादी पहले ही बहुत पेचीदा हो चुकी है। मैं इसमें मज़ीद पेचीदगियाँ नहीं भर सकता। आपकी शादी पेचीदा है? वो चूंकि क्या आप दोनों के दरमियान मसले चल रहे हैं? इस बात को जाने दो। और हाँ, उसने बात बदली, मैंने तुम्हारे पापा को बताया था कि तुम उस दुनिया में चोर थीं, और मुझे वो सब कहते हुए अच्छा नहीं लगा, मगर वो प्लान का हिस्सा था। मैंने खुद ही आपसे कहा था कि उनको बता दीजिएगा ताकि वो आप पे भरोसा करें।
لیکن تم اپنے باپ سے اپنا معاملہ درست کر لو تو اچھا ہوگا۔ اس کا وقت گزر چکا، وہ بات کاٹ کے بولی۔ ویسے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں کسی سمندری سفر پہ جا کے کبھی واپس نہ آؤں۔ پھر وہ ہلکا سا ہنسی۔ یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے میرے انجام کے بارے میں؟ وہ پٹی لپیٹ کے گرہ دیتے ہوئے بولی۔ ایسی بیکار بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خاموشی سے اس کی جھکی نظریں دیکھے گیا، پھر نگاہیں پھیر لی، گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ تم مجھے یہاں سے نکالنے کی فکر کرو، باقی باتیں چھوڑو۔ موضوع بدل دیا تو اس نے مسکرا کے پٹی کی گرہ لگائی اور تھال سے رومال اٹھا کے ہاتھ پونچھے۔ جیسا کہ میں نے کہا، تالے کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مدھم روشنی میں بھی اس کی چمکتی آنکھیں واضح دکھائی دیتی تھی۔ فاتح نے بس مسکرا کے اسے دیکھا۔ زخمی قیدی کے جسم پہ جا بجا پٹیاں بندھی تھیں اور رنگت زرد ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ مسکرا رہا تھا۔ ابوالخیر کی حویلی کے احاطے میں غلام معمول کے مطابق کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سامان کندھوں پہ اٹھائے سوکھے سڑے نکاہت زدہ اجسام کے مالک غلام ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ پھر سے کوئی تعمیراتی کام شروع تھا۔ اب وہ جانوروں کی مانند مشقت میں لگے تھے۔ حویلی کے اندر دیوان خانے میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن کے پردے ہٹے تھے اور خوب ساری روشنی اندر آ رہی تھی۔ سامنے خوبصورت مسہریاں رکھی تھیں، جن میں سے ایک پہ ابوالخیر بیٹا غور سے سامنے براجمان مراد راجہ کو دیکھ رہا تھا۔ مراد بظاہر پرسکون نظر آتا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے روشن کھڑکیوں کو دیکھتے ہوئے مسلسل ناخن سے تھوڑی کو رگڑتا ہوا۔ مگر جب سے وہ آیا تھا فضا میں ایسا تناؤ گل گیا تھا کہ ابوالخیر کو بھی اب تجسس ہونے لگا تھا۔ راجہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بندہ ہارا تمہارے مہمان خانے پہ آیا ہے تو ظاہر ہے سب ٹھیک نہیں ہے۔ مراد نے ابرو بیچ لیے اور ناخوشی کے عالم میں کہنے لگا۔ عجیب مشکلات آن پڑی ہیں۔ ابوالخیر آگے کو ہوا، چہرے پہ تشویش ابھری۔ راجہ، آپ ہر مشکل میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ بتائیے کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں جب وزیر خزانہ بنوایا تھا اور ملاقہ میں امان دی تھی، حالانکہ تم پچھلے سلطان کے حامی تھے، تو میں نے ایک عہد لیا تھا تم سے۔ مجھے یاد ہے راجہ، آپ نے کہا تھا کہ اگر میں سلطان سے زیادہ آپ کا وفادار ہو جاؤں تو وقت آنے پہ آپ سلطان سے زیادہ مجھ سے وفا نبھائیں گے، اور وہ وقت آ گیا ابوالخیر۔ مراد بھی آگے کو جھکا اور آواز دھیمی کی۔ ہمیں مرسل شاہ کا تخت الٹنا ہے۔ کمرے میں ایک دم گھنا سناٹا چھا گیا۔ ابوالخیر نے بے یقینی سے ابرو اٹھایا۔ لیکن مرسل شاہ تو ہماری مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کبھی تاریخی کتابیں پڑھو تو جانو گے کہ دنیا کے عظیم حکمران جو شاطر سے شاطر دشمن کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے، جن کے پہاڑ جیسے ارادوں سے مکار دشمن مات کھا جاتا تھا، اپنی ساری عقل و سمجھ کے باوجود ایک وقت آتا تھا جب وہ کسی عورت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ عورتوں کے فریب سے کسی کو پناہ نہیں ابوالخیر۔ ملکہ یان سوفو اور شہزادی تاشا، یہ دونوں مرسل شاہ کو اپنے اپنے فریب میں الجھا کے اسے ہمارے لیے ناکارہ بنا رہی ہیں۔ لیکن شہزادی کی تو شادی ہونے والی سلطان سے۔ متعجب ہوا۔ اور اگر نہ ہو سکی تو مرسل میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں تم میری مدد کرو گے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں راجہ۔ لیکن وہ رکا اور سوچنے والے انداز میں داڑھی کھجائی۔ لیکن مجھے کیا ملے گا راجہ؟ میری آپ سے وفاداری کا انعام؟ مراد راجہ اٹھا اور قبا کو ہلکا سا جھٹکا دے کے درست کیا۔ جس دن میں سلطان بنا تم میرے بندہارا ہوگے، اور وہ دن بہت سا خون بہانے کا دن ہوگا۔ ابوالخیر زیر لب مسکرائے اور ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں راجہ۔ بہت سے صوبوں کے گورنر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ جب حکم دیں گے ساری فوجیں آپ کے ساتھ آ کھڑی ہوں گی۔ اب وہ دونوں کھڑکی سے آتی روشنی کے حالے میں کھڑے تھے، تیز چمکتی دھوپ کا حالہ جو جہنم کی آگ جیسا دہک رہا تھا۔ وانگ لی کا قہوہ خانہ جیا اس دوپہر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وسیع ہال کمرے میں کرسیاں، میزیں اور فرشی نشستیں لگی تھیں اور غلام بیٹھے کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ وہ باتیں کرنے کی بجائے تیز تیز نوالے منہ میں ڈال رہے تھے۔ تبھی قہوہ خانے کا دروازہ کھلا تو چوکھٹ سے بہت سی روشنی اندر آئی۔ چند ایک لوگوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہاں چوغا پہنے، سر پہ ٹوپی جمائے ہیولا سا نظر آیا۔ چونکہ وہ دھوپ میں کھڑا تھا اس لیے اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ پھر وہ شخص آگے بڑھنے لگا، میزوں کی قطار کے درمیانی راستے پہ قدم قدم چلنے لگا۔ چال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی نسوانی وجود ہے۔ بہت سی گردنیں مڑی مگر وہ سیٹ میں چلتی آگے آئی اور اس اونچے چبوترے پہ جا کھڑی ہوئی جہاں کبھی وان فاتح کھڑا ہو کے اپنی قوم کے لوگوں کو پکارا کرتا تھا۔ کیا تم لوگوں نے اس شخص کو بلا دیا ہے جو تمہیں اپنے لیے کھڑا ہونے کی تلقین کرتا تھا؟ چگے کی ٹوپی پیچھے گرائی تو سنہری بالوں کے حالے میں دمکتا چہرہ سامنے آیا۔
माथे पे बल थे और सियाह आंखें एक से दूसरे की तरफ सफर कर रही थीं। लोगों की चहमगोइयां दम तोड़ गईं, सकूत सा छा गया। नवालों वाले हाथ फिजा में रुक गए, नजरें चबूतरे पे खड़ी चुगापोश सुनहरे बालों वाली लड़की पे जम गईं। क्या तुम्हें वो बहादुर गुलाम याद है जो किसी इंसान से नफा नुकसान की उम्मीद नहीं रखता था, न वो किसी से डरता था? वो माथे पे बल डाले कह रही थी और लोग यकटुक उसे देख रहे थे। तीन चांद वाले जजीरे के साहिल पे एडम और सारे सिपाही अब ग्रोह की सूरत बैठे थे। सबकी निगाहें बार बार समंदर से खाली लौट आती तो बेख्तियार एडम की तरफ उठती, जो बहुत उम्मीद से पानी को देख रहा था। वो दिलेर गुलाम तुम्हारे हक के लिए आवाज उठाने बुंदाहारा के पास गया था। उसने बुंदाहारा से कहा कि मुसलमान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वो तमाम नाजायज गुलामों को आज़ाद कर दे। मुराद राजा और अबुल खैर एक नेम रोशन कमरे में मेज के गिर्द खड़े थे। मेज की सतह पे जर्द कागज वाला नक्शा फैला रखा था। मुराद उंगली जगह जगह रखे नई हिकमत अमली से उसे आगाह कर रहा था। और जानते हो उसके साथ क्या हुआ? उसको मुराद राजा ने कैद कर दिया और उसको इतना मारा कि उसकी हर रग से खून बहने लगा। वान फाते खामोश अंधेर कोठरी में दीवार से लगा बैठा दीवार पे लगी लकीरों को देख रहा था। दफतन उसने पहरेदार को आवाज देकर वक्त पूछा। जवाब मिलने पे उसने नाखून से एक लकीर मजीद खींची। वक्त करीब आ पहुंचा था। अब तुम लोग मुफ्त की वो रोटी तोड़ रहे हो जो उसकी वजह से तुम्हें मिली थी। क्या तुमने उसको एक दफा भी याद नहीं किया, जो तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाल बैठा है? गुलाम और कनीजें सल्तनत महल के एक हिस्से को असरनो सजाने में मशगूल थीं। अपने खास मुशीरों के हमरा सुल्तान मुरसल राहदारी में घूमता, कमर पे बाजू बांधे खुशबाश सा तैयारियों का जायजा ले रहा था। यह हरम शहजादी ताशा के लिए आरास्ता किया जा रहा था। अगर वो मर गया तो कौन तुम्हारे लिए दोबारा खड़ा होगा, कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा? मलाका के लोगों, तुम कब तक अपने मालिकों से डरते रहोगे? चुगापोश लड़की तकलीफ से कह रही थी और सब दुम सादे उसको सुन रहे थे। साहिल के रेत पे थके थके बैठे जर्नेल ने शिकायती अंदाज में एडम को कुछ कहा, मगर एडम जवाब देने के बजाय एकदम उठ खड़ा हुआ। वो पानी को देख रहा था। उन सब ने भी चूक के उस तरफ देखा। दूर समंदर पे एक बहरी जहाज के खदोखाल दिखाई दिए थे। क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम अपने खौफ दूर कर दो और उस इंसान के लिए खड़े हो जाओ जिसको तुम्हारी ज़रूरत है? साहिल पे मौजूद सिपाहियों ने जट से लकड़ियों को आग लगा दी। शोले जल उठे। ढलती शाम में इस जहाज को इशारा दिया जाने लगा। खुद एडम सुर्ख रुमाल हाथ में लिए लहराने लगा। उसका चेहरा दमक रहा था। मलिका ने वादा पूरा किया था। चीनी बहरी जहाज पहुंच चुका था। क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ होता है? क्या अपना ख्याल रखने वाले साथी के लिए तुम कोशिश नहीं कर सकते? जिया से गुलाम निकल के अपने मालिकों की हवेली की तरफ नहीं गए थे। वो जोक दर जोक बाजारों में जाके खड़े हो गए थे। सर एक दूसरे के करीब जोड़े वो सरगोशियां कर रहे थे। क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं करोगे? क्या तुम उसके लिए वैसे जान नहीं मारोगे जैसे उसने तुम्हारे लिए मारी? कैसे दोस्त हो तुम लोग? गुलामों की सरगोशियों ने कदीम मलाका की फिजा में हलचल पैदा कर दी थी। मफलूकुल हाल चीथड़ों में मलबूस झुलसी हुई जिल्द और सख्त चेहरों वाले गुलाम धीरे धीरे दूर दूर से इकट्ठे हो रहे थे। दोस्तों के लिए तो जान तक दे दी जाती है। अगर मुश्किल में एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकालना तो फिर कैसे दोस्त हुए तुम? बुंदाहारा का महल की पहाड़ी पे वाक़या था और सामने सड़क थी जो ऊंची हो के महल तक जाती थी। सड़क के नशेब में धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो रहे थे, मगर वो लोग नहीं थे, वो गुलाम थे, मजबूत जिस्मों वाले सख्त जान गुलाम। अपने किन मालिकों से डरते हो तुम? उनसे जिन्होंने तुम्हें भूख और जुल्म तले पीस के रखा हुआ है, मुसलमान होने के बावजूद गुलाम बना रखा है। जानते हो ना, मुसलमान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ गैर मुस्लिम जंगी कैदी गुलाम बनते हैं। बुंदाहारा के महल के सामने जमा लोगों के हाथों में कोई हथियार न था। उनके लब खामोश थे, उनकी आंखें शिकायती थीं। वो बस चारों समत से आते इस मकाम पे बैठ रहे थे जहां से सड़क ऊंची होकर महल तक जाती थी। सिपाही मुस्तैद हो गए, मगर कदरे उलझ भी गए। सामने सड़क पे बैठे बेजरर लोगों पे वो हमला करते भी तो कैसे? अगर आज तुम अपने साथी के लिए नहीं खड़े हुए तो कल को तुम में से एक एक को मुराद राजा उठा के अपने कैद खाने में डाल देगा। डरो उस वक्त से। गुलाम किसी को कुछ नहीं कह रहे थे। वो बस जमीन पे अकड़ू बैठे, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे खामोश नजरों से ऊपर महल को देख रहे थे। अपने साथियों को इकट्ठा करो और वान फाते के लिए आवाज़ बुलंद करो। मैं मुराद राजा की बेटी ताशा बिनते मुराद हूँ और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई सिपाही नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मुराद राजा ने खिड़की से इन गुलामों को वहाँ बैठे देखा। हर पल उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। जिया में जिस गुलाम ने एक दफ़ा भी मुफ्त खाना खाया था, वो वान फाते के लिए उधर आके बैठ गया था। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे मालिक तुम्हें नुकसान नहीं दे सकेंगे, क्योंकि तुम हक के साथ हो। हक के लिए खड़े होने वालों का साथ हमारा रब
रब ताला देता है। सिपाही बेबसी से कभी दूर बैठे उस खामोश हजूम को देखते, कभी गर्दनें ऊपर करके खिड़की में खड़े राजा को, जिसका चेहरा सुर्ख दहक रहा था। सिपाहियों के हाथ मयान पे थे, मगर दोनों अतराफ से कोई भी हमले का उंदिया नहीं दे रहा था। अजीब हैजान सा हैजान था, क्योंकि अगर आज तुमने मुराद राजा से इस जुल्म का हिसाब न लिया तो उसका हाथ नहीं रुकेगा। खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। वो मजलूम कमजोर लोग चुपचाप बैठे ऊपर महल की खिड़कियों को देख रहे थे। उनकी आंखों में न नफरत थी, न गुस्सा, न इंतकाम की आग, सिर्फ शिकवा था। वो बिल्ली जैसी मासूम शाकी आंखें थीं जो मुराद राजा की खिड़कियों पे लगी थी। इसने जोर से खिड़की के पर्दे बंद किए और मुड़ा तो पीछे तालिया खड़ी थी। उसकी आंखों में वो सब था जो गुलामों की आंखों में न था। तुम कमजोर नहीं हो, तुम इस शहर के सबसे ताकतवर लोग हो। तुम्हें उठना है अपने साथी के हक के लिए, तुम्हें उठना है जुल्म के खिलाफ। सुर्ख निशान वाला बहरी जहाज साहिल पे लंगर अंदाज था। सिपाही संदूक उठा उठा के अंदर रख रहे थे। एडम बिन मोहम्मद अरशे पे खड़ा मुस्कुराता वह उनको देख रहा था। हवा से इसके चुगे की टोपी गिर गई थी और बाल माथे पे बिखर आए थे, मगर उसे वो ताजगी भरी हवा अच्छी लग रही थी। और तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम लोग आखिर क्या कर सकते हो? तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह तुम मुराद राजा के सारे महल को हिला के रख सकते हो, न किसी तीर से न तलवार से, सिर्फ अपनी एक चुप से। मुराद ने खिड़की का पर्दा जोर से झटका और तेवरियां चढ़ाए पलटा तो सामने तालिया खड़ी थी, सीने पे बाजू लपेटे। वो सर्द नजरों से उसे देख रही थी। क्या खूबसूरत मंजर है बापा, तुमने तुमने किया है ये सब? 3 दिन शहर के कहवा खानों में जाके मेरे खिलाफ बोलती रही हो तुम। मुराद दांत पीस के गुस्से से बोला तो तालिया ने कंधे उचकाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया है, असल बात यह है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। हटाओ इन लोगों को यहाँ से अभी इसी वक्त। वो सुर्ख बबूका चेहरे के साथ बोला, मैं तो इनको नहीं हटा सकती, ये अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से जाएंगे। हटाओ इनको, वरना महल की छत पे बैठे तीरंदाज इनको छलनी कर देंगे। किन को छल्दी करने गे? इन गुलामों को जो शहर के रऊसा और उमरा के सारे काम करते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा बापा, क्योंकि आज दोपहर से मलाका की अक्सर ऊंची हवेलियां खाली हो चुकी हैं। मालिक परेशान है और गुलाम गायब हैं। वो चबा चबा के कह रही थी, गुलाम हर मुआशरे का सबसे अहम रुकन होता है बापा। अरे आप हुक्मरान लोग तो हिल के पानी नहीं पी सकते। ऐसे में ये लोग अगर बिना बताए अपनी हवेलियां छोड़ दें तो सारे उमरा घुटने टेक देते हैं। मैं इन बेवकूफ़ नीच लोगों से नहीं डरता। कितनी देर बैठ सकते हैं ये यहाँ? हाँ, आप भूल गए ये गुलाम है, आम आवाम नहीं। इनको कहीं कहीं दिन खाना नहीं मिलता। इनसे सख्त से सख्त मौसम में भी काम करवाया जाता है। भूख और मौसम की सख्ती उन पर असर नहीं करती। ये तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक आप वान फाते को कुर्सी पेश नहीं करते। मैं इनसे नहीं डरता, वो बेबसी भरे गुस्से से मुट्ठियां भींच के बोला। तालिया ने फिर शाने उचकाए। मगर आप रऊसा और उमरा से डरते हैं, जो अभी अपने गुलामों की खबर लेने यहाँ पहुंच जाएंगे। सब पूछेंगे कि आखिर वान फाते कौन है। सुल्तान तक भी खबर जाएगी, वो भी शक में पड़ जाएगा कि इस गुलाम को कैद क्यों किया गया था। आखिर क्या जवाब देंगे सबको? यही कि उसने शहजादी ताशा से निकाह कर लिया था, इसलिए तुम मारे जब्त के मुराद ने मुट्ठियां पींच ली। वक्त कम है बापा, और वक्त ही सारे मसलों का हल है। वान फाते को कुर्सी पेश करें और उससे पूछेंगे वो क्या चाहता है। फिर बाजू सीने से हटाए और सर झुका के ताजीम पेश की। राजा और मुस्कुरा के मुड़ गई। मुराद राजा खून के घूंट पी के रह गया। खिड़की तले दूर नीचे बैठे गुलामों के हुजूम की खामोशी इसके कानों में सूर की सूरत गूंज रही थी। मलाका की बंदरगाह पे सुर्ख झंडे वाला बहरी जहाज लंगरअंदाज हो चुका था। समंदर दोपहर के इस वक्त पुरसुकून लगता था। पानी धूप में चमक रहा था और बंदरगाह पे रवाना होते काफिलों का शोर मामूल के मुताबिक था। ऐसे में चीनी बहरी जहाज के अरशे के ऊपर एडम बिन मोहम्मद खड़ा था, दोनों हाथ पहलुओं पे जमाए, वो गर्दन उठाए दूर तक फैला मलाका शहर देख रहा था। ठंडी हवा उसके बालों से सिरसिराती हुई गुजर रही थी। उसके सिपाही अकब में मुस्तैद से खड़े थे। जब वो उनको इशारा करेगा तो वो अपने संदूक नीचे उतारेंगे, मगर एडम को पहले खुद एक इशारे की ज़रूरत थी। इसकी खोजती निगाहें एक से दूसरे से होती हुलजूम में उलझी थी और तभी वो उसे नज़र आ गई। सादा भूरे रंग की बाजोक रंग में मलबूस, वो सर पे मफलर की तरह दुपट्टा लपेटे मुस्कुराती हुई बहरी जहाज़ के जीने चढ़ रही थी। उसे देख के एडम भी मुस्कुराया। अपनी राजधानी में होने के बावजूद वो आज सादा नज़र आ रही थी। एडम ने पल भर को पलकें मूंदी और 7 दिन पहले की वो दोपहर याद की जब वो तीनों जिया की बालाएं मंजिल के हाल नुमा कमरे में मिले थे। कोने की मेज के गिर्द बैठे उन्होंने सारा मंसूबा तरतीब दिया था। तुम दोनों 3 चांद वाला जजीरा ढूंढोगे और उसकी तरफ जाओगे। तालिया, तुम अपने बेहतरीन और वफादार सिपाही साथ लेकर जाओगी, जिनके खानदान तुम्हारे पास महल में होंगे, ताकि वो खजाना देख के तुम्हें मारने के बजाय बहिफाजत वापस लाने पे मजबूर रहें।
सफ़ेद कुर्ते पजामे मलबूस वान फाते संजीदगी से कह रहा था। दरमियान में नक्शा फैला रखा था। जजीरे पे कुछ तो हमारा मुंतजिर होगा। एडम को तशवीश हुई। जो भी हो तुम उससे लड़ना और खजाने को निकाल लाना। एडम कश्ती पे वापस आ जाएगा और तालिया वहीं रहेगी। जहाज चीन से रवाना हो चुका है। वहां पहुंचने में चंद दिन लगेंगे। तुम्हें सब्र से उसका इंतजार करना है। प्लान सी। तालिया ने किसी शागिर्द की तरह हाथ उठा के इजाजत मांगी तो दोनों उसे देखने लगे। अगर वहां जाके मुझे कोई बुरा एहसास हुआ तो मैं एडम को छोड़ के वापस आ जाऊंगी। मुझे पहले ही आपसे यही उम्मीद थी कि आप मुझे छोड़ के आने का बहाना ढूंढ रही हैं। एडम खफा हुआ तो तालिया ने उसे घूरा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जल्द या बदीर राजा को वान फाते का इल्म हो जाएगा। मलिका भी कोई हरकत कर सकती है। ऐसी सूरत में मेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। एक दफा खजाना मिल जाए तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। मैं अकेला कैसे? एडम वो संजीदगी से गोया हुआ। कब तक तुम लीड होते रहोगे? अब वक्त आ गया कि तुम अपने फैसले खुद करो और बड़ी बड़ी मुहिमों पे निकलना खुद सीखो। एडम ने बस एक खफा नजर तालिया पे डाली और फिर फाते को देखा। और अगर मलिका ने जहाज न भेजा तो? एडम ठीक कह रहा है तवांग को। क्या हमें इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि मलिका हमारी मदद करेगी? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो इत्मीनान से बोला। मलिका का हमसे क्या रिश्ता है जो वो हमारी मदद करेगी? वो दोनों उसकी शक्ल देखने लगे तो वो तवक्कुफ से बोला। मगर हमें इतना यकीन है कि मलिका मुराद राजा को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं गंवाएगी। मलिका हमारी भी दुश्मन है मगर हमें उसके ऊपर अपने एतबार को नहीं मापना। हमने उसकी मुराद राजा से नफरत को नाप के फैसले करने हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं समझ गई। तालिया ने ठंडी सांस भरी। मलिका जरूर जहाज भेजेगी और हमारा सारा सोना ले भी आएंगे। उसके बाद उम्मीद है तब तक मुराद से मेरा तारुफ हो चुका होगा। उस वक़्त तक उसकी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी होगी। मैं इसको मजबूर करूंगा कि वो हमें वापस जाने दे। और वो सोना? एडम फौरन बोला तो तालिया ने उसे देखा। सोना मलाका के लोगों की मलकियत है। मेरा ख्याल है हमें वो शहर के सारे गरीब लोगों में बिला तफरीक बांट देना चाहिए ताकि वो इससे अपनी जिंदगियां संवार सके। मैं सही कह रही हूँ ना तवांको? सोना मलाका के लोगों का है और उसका फायदा लोगों को ही मिलना चाहिए। उसने रसान से कहा तो तालियां मुस्कुरा दी। एडम को भी सुन के भला मालूम हुआ। लेकिन सर, फिर उसे ख्याल गुजरा, आप राजा को कैसे मजबूर करेंगे कि वो हमें वापस जाने दें? जिस दिन तुम जहाज लेकर वापस आओगे तुम खुद जान लोगे। उसने भी मुस्कुरा के तसल्ली दी और जिया की वो पुरस्रारियत भरी फिजा में डूबी दोपहर धुंधली होती गई। अमानतदारी से वापस ले आई सब कुछ? तालिया की बात पे वो चूंका। वो अब अरशे तक आ चुकी थी। एडम संभल के मुस्कुराया। वो बेरी जहाज के अरशे पे खड़ा था और तालिया सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ रही थी। अब तो शायद मेरा ताबूत देखने की दुआ कर रही थी। अगर तुम्हारे लिए मेरी दुआएं पूरी होती तो आज तुम्हारे जनाजे को 4 माह बीत चुके होते। वो उसके साथ आ खड़ी हुई। अरशे के किनारों पे लोहे की रेलिंग लगी थी। तालिया ने उसे थाम लिया और समंदर के पानी को देखने लगी। हालात कैसे हैं? वो पूछे बिना न रह सका। जैसे हमने सोचे थे। अब बहुत जल्द मुराद राजा घुटने टेक देगा। शुक्रिया, शुक्र। और ये सारा सोना हम मलाका के गरीबों में बांट देंगे। मुझे ये सब करके बिल्कुल रॉबिन हुड वाली फीलिंग आ रही। वो भी उसी तरह खुश होता होगा। तालिया हंस दी। रॉबिन हुड एक चोर था मगर वो गरीबों में अपनी चोरी बांट देता था। चोर चोर में फर्क होता है। वो दोनों अर्शी की रेलिंग के साथ आमने सामने खड़े थे और नीचे एक तरफ समंदर फैला था। दूसरी तरफ साहिल पे कश्तियों मल्लाहों और मुसाफिरों का हुजूम दिखाई देता था। वो जवाब में फिर से हंसी तो एडम बोला, आप रॉबिन हुड को छोड़ें। आप वान फाते की सुनाएं। आपकी जरूरत पड़ी उनको या नहीं? तालिया ने जवाबन बेनियाजी से शाने उचकाए। शहजादी जैसी ताशा ने एक गुलाम से शादी की थी और उसे आज़ाद कर दिया था। सो मैंने भी उन्हें आज़ाद करवा ही दिया तकरीबन। फिर चौंकी ताशा की नज़म। कुछ याद आया। वो तो मैंने लिखी ही नहीं। वो जो आपने ख्वाब में सन भाव के घर लिखी देखी थी? हाँ वही। वो तो मैंने अभी लिखनी थी। तो जाके लिख ले। तालिया ने फिर गोमगू नजरों से उसे देखा। मगर जरूरी तो नहीं कि वो नज़म मैंने ही लिखी हो। और क्या जरूरत है मुझे उसे लिखने की? दुरुस्त कहा। जो तारीख में हो चुका है वो किसी वजह से हुआ है। आप जबरदस्ती हालात का रुख नहीं मोड़ सकती। फिर वो साहिल की तरफ देखने लगा जहां चीनी फौजियों का काफिला आता दिखाई दे रहा था। उनके हमरा घोड़ा गाड़ियों की एक कतार थी। एडम ने गहरी सांस ली। आखिरी मरहला शुरू हो चुका है। तालिया ने चूक के उस तरफ देखा। एडम अब सिपाहियों की तरफ बढ़ गया था। इसे बहुत सी हिदायत जारी करनी थी। असर का वक्त हुआ तो बुंदाहारा के महल पे ठंडी छाया उतर आई। दीवान खाने की ऊंची खिड़कियों के पर्दे हटे थे और अंदर एक मेज के गिर्द 2 कुर्सियां रखी दिखाई देती थीं। दोनों खाली थीं। मुराद राजा दीवार से टेक लगाए हाथ में नन्हा सा हुक्का थामे खड़ा था। वक्फे वक्फे से वो हुक्के की नाल लबों में दबाता और गिड़गिड़ाहट से तंबाकू को अंदर खींचता। फिर नाल हटा के मुंह से धुआं बाहर निकालता। धुएं के मरगोले बनते हुए फिजा में तैरने लगे।
वो बज़ाहिर पुरसुकून लगता था, मगर कभी कभी चेहरे पे इज़्तिराब दिखाई देने लगता, जिसे वो मुसलसल छुपाने की सही कर रहा था। दफतन दरवाज़ा खुला और दो सिपाहीवान फाते के उमरा अंदर दाखिल हुए। उसने अब पजामे पे खाकी कुर्ता पहन रखा था, आस्तीन पूरे थे और हाथ की पट्टियां नजर आती थीं। कनपट्टी के जख्म और सर के जख्म पे लेप शुदा दवा सूख चुकी थी। कोई जंजीर नहीं, कोई हथकड़ी नहीं। उसके चेहरे के तासुरात हमवार थे, पुरसुकून, ठंडे। सिपाही चले गए तो उसने बस निगाहें घुमा के इस खाली खाली से कमरे को देखा, फिर नज़र कुर्सी मेज पे ठहरी, लब मुस्कुराहट में डले। हमारी दुनिया में जब कोई मुज़ाकरात करने पे राजी हो जाए तो उसके बारे में कहा जाता है कि फ़िला मेज पे आमने सामने बैठने को तैयार है। वो महजूज सा बोला। मुराद राजा ने खिड़की से टेक लगाए, शिकारी नजरें उस पे जमाए, हुक्के का कश लिया और हुक्का खिड़की की मुंडेर पे रखा, फिर सर के खम से इशारा किया, कुर्सी हाजिर है, तुम बैठो। फाते ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ पेशकश कबूल की और कुर्सी खींच के बैठा, फिर टांग पे टांग जमा ली। तुम भी बैठो राजा, तुम्हारे बैठने की बात हुई थी, मेरे नहीं। वो वहीं टेक लगाए खड़ा रहा। ओह, तुम मुझे अपने बराबर का नहीं समझते। खैर, उसने सादगी से शाने उचकाए। इसकी छोटी खूबसूरत आंखों में बेपनाह चमक थी। इस हुजूम के बारे में तो सुन लिया होगा तुमने। मुराद राजा ने खिड़की से नीचे नजर आते लोगों की तरफ इशारा किया तो कुर्सी पे बैठे फाते ने सर को खम दिया। मैं एक अरसा इन लोगों को उनके अपने लिए खड़ा होने की तरगीब देता रहा, मगर कमज़ोर लोग शायद अपने लिए खड़े ना भी हों तो उसके लिए ज़रूर होते हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। मुझे खुशी है कि कम अज़ कम ये लोग खड़े तो हुए। मुराद ने हुक्का उठाया और गौर से दूर बैठे फाते की आंखों में देखा। इन लोगों को यहाँ से भेजने का क्या लोगे? यकीनन उनके मालिक तुम्हें तंग कर रहे होंगे। जल्द सुल्तान को खबर मिलने वाली होगी, लेकिन ये लोग तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारा मसला आज दोपहर मलाका की बंदरगाह पे लगर अंदाज हुआ है। मुराद चुंका, अबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। क्या मतलब? हमने 3 चांद वाला जजीरा ढूंढ लिया और तुम्हारा पालतू वेशी दरिंदा मार के तुम्हारा खजाना बहिफाजत मलाका ले आए हैं। मुराद लम्हे भर को शशदर रह गया, पलक तक न झपक सका। वो खजाना चीनी बहरी जहाज पे आया है और उसे चीनी सिफारत खाने भेजा गया है। बज़ाहिर वो चीन से आए कर्जे के सिक्कों से भरे संदूक हैं, लेकिन उनमें से 21 संदूक तुम्हारे हैं। मुराद एकदम तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर फिर रुक गया। यही सोच के रुके होना कि चीनी सिफारत खाने पे हमला नहीं करवा सकते। मैंने भी यही सोच के चीनी जहाज में सामान लाने को कहा था। बिलफर्ज तुम चीनी सिफारत खाने पे हमला करवा भी दो तो अपनी फौज और सुल्तान को क्या वजह बताओगे? तुम खजाने की हकीकत खोलने के मुतहम्मिल नहीं हो। मुराद के कदम जंजीर हो गए। वो कमरे के वस्त में मुजस्समे की तरह खड़ा फाते को देखने लगा, इस हालत में कि उसकी रंगत मुतगैर हो रही थी। यान सोफो, वो तुम्हारे साथ शरीक थी, है ना? उसे सारा खेल समझ में आ रहा था। आगे का सोचो राजा, अगर तुम हर खतरा मोल लेकर चीनी सिफारतखाने पे हमला कर भी दो तो जानते हो सिफारतकारों को मारना कितना संगीन जुर्म है, वो भी इस दौर में जबकि तुम्हारी मलिका चीनी है। नहीं मुराद राजा, तुम चीन से जंग छेड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी आंखें सुर्ख पड़ने लगी, मगर आवाज में न कोई गुर्राहट थी न गरज। उसके कदमों तले से जमीन सिरक चुकी थी। तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोल रहा। शहजादी ताशा जुनूबी महल नहीं गई थी, वो जजीरे पे गई थी और मलाका के लोगों की अमानत वापस ले आई है। चंद लम्हे कमरे में होलनाक खामोशी छाई रही। मुराद राजा बुत बना खड़ा बेयकीनी और गैज़ो गज़ब से उसे देखे गया, जो मुतमईन सा कुर्सी पे बैठा था। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चंद रास्ते दिखाना चाहता हूँ। अगर तुमने सिफारत खाने पे हमला करवाया तो सुल्तान को नाराज कर दोगे और चीन से जंग छिड़ जाएगी। अगर तुमने इन लोगों को महल के सामने से न हटाया तो सुल्तान को इल्म हो जाएगा कि तुमने किसी गुलाम को कैद कर रखा है। बात खुलेगी और मेरे और तालिया के निकाह के बारे में सबको इल्म हो जाएगा। इस निकाह के गवाह भी हैं और सबूत भी। इसके बाद सुल्तान तुम्हें जान से मारने का हुक्म भी दे सकता है, और अगर इस सब से पहले तुमने मुझे मार दिया तो न सिर्फ तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करेगी, बल्कि तुम्हारे पास खजाने के बारे में मुज़ाकरात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। तुम क्या चाहते हो? मैं जानता हूँ अब तक तुमने सुल्तान से बगावत करने का सोच लिया होगा, अपनी खुफिया फौजें भी तैयार कर रखी होंगी, क्योंकि तुम जानते हो अब तारी और सुल्तान की शादी मुमकिन नहीं है। तुम्हें इस वक्त खतरे को सामने से हटाना है, और मैं सबसे बड़ा खतरा हूँ। उसूलन तुम्हें मेरी जान ले लेनी चाहिए, मगर यह नामुमकिन है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम्हें चाबी दे दूँ ताकि तुम वापस चले जाओ। वो तंज से बोला। सिर्फ मैं नहीं, तालिया मेरे साथ जाएगी। जब हम दोनों गायब हो जाएंगे तो तुम सुल्तान को कोई भी वजह बता के टाल सकते हो। मलिका निकाह वाली बात दोहरा भी दे तो तुम कह सकते हो कि ये झूठ है, क्योंकि दोनों मनकू तो मलाका से जा चुके होंगे।
तालिया चली जाए तो मलिका भी मजीद इस मामले को नहीं कुरेदेगी देगी। तुम बुंदाहारा रहोगे और हुकूमत करोगे। हाँ, अगर हमारे जाते सुल्तान तुम्हारे खिलाफ हो गया तो तुम बगावत करके तख्त पर कब्जा कर सकते हो। इस सारे मसले का हल हम दोनों के यहाँ से चले जाने में है, वो रवानी से बता रहा था। मुराद के वजूद में हरकत हुई। वो कदम कदम चलता फाते के सामने आया और मुकाबिल रखी खाली कुर्सी की पुश्त पे हाथ रखे झुका। तालिया मेरी बेटी है, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसे जल्द या बदीर ये दुनिया छोड़ के जाना ही है, और हमारी मुज़ाकरात तभी कामयाब होंगे जब तुम तालिया को मेरे साथ भेजोगे। मुराद खशमगी निगाहों से उसे देखता जब्त से गहरे सांस लेता रहा। और खजाना उसको गरीबों में बांट दोगे क्या? अंदाज में तिहकी और इस्तेहजा था। तालिया यही चाहती कि इसे गरीबों में बांट दिया जाए। वो ठहरा। मुराद मजीद उसकी तरफ झुका और उसकी आंखों में देखा। मगर तुम तालिया नहीं हो, तुम लामतनाही खेल खेलने वाले आदमी हो। तुम्हारे खेल में हुदूद और कयूद अपनी मर्जी से बदली जा सकती हैं। तुम बताओ खजाने का क्या करना चाहते हो? कुर्सी पे बैठा वान फाते बिन रामजल मुस्कुराया। हाँ, मैं तालिया नहीं हूँ, इसलिए मैं और तुम खजाने के बारे में एक मुआहिदा कर सकते हैं। मुराद के लबों पे इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट बिखरी। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, वहीं ताकत की हवस, वहीं अपनी ज़ात की परस्तिश। मुराद राजा, उसने मुराद की बात नज़रअंदाज की, मैं तुम्हें सारा खजाना वापस कर सकता हूँ अगर तुम मलाका के तमाम नाजायज़ गुलामों को आज़ादी दिलवा दो। मुराद के अब्रू तन गए। वो कैसे? तुम मुल्क में कानून बना दो कि सिर्फ गैर मुस्लिम जंगी कैदी को गुलाम बनाया जा सकेगा। सारी दुनिया में मुसलमानों का यही उसूल है, मुसलमान को गुलाम नहीं बनाया जाता। इस वक्त मलाका के चंद बड़े रईसों के पास बहुत से ऐसे गुलाम हैं जो मुसलमान हैं और अगवा करके जबरन उनको गुलाम बनाया गया है। अब तुम इनके मालिकों को उनकी कीमत अदा करो या उनको डराओ धमकाओ। जिस वक्त वो गुलाम आज़ाद हो जाएंगे मैं तुम्हारा खजाना वापस कर दूंगा। मलाका के लोगों की दौलत लोगों के ही काम आनी चाहिए, और फिर मैं तुम्हें चाबी दे दूं और तुम्हें यहाँ से जाने दूं। वो तंज से बोला। हाँ, वरना सुल्तान को इस निकाह की खबर हो जाएगी और तुम्हारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम बदस्तूर हुक्मरानी करते रहोगे और मजीद जजीरों पे अपना माल छुपाते रहोगे। मैं तुम्हें बदनवानी करने और लोगों का माल लूटने से नहीं रोक सकता, लेकिन अपने और तालिया के लिए बका का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। चंद लम्हे वो उसे खामोशी से देखता रहा, जैसे जहन में जमा तफरीक कर रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा, लेकिन तालिया को मत लेकर जाओ। वो गई तो वापस नहीं आएगी। तुमने उसे अब खुद अपने एमाल से खोया है। वो तुम्हारे किरदार से नफरत करती है, तुम्हारी ताकत की हवस, तुम्हारी चालबाजियाँ। फिर सर झटका। खैर, उसके बगैर हमारा कोई मुआहदा मुमकिन मुकम्मल नहीं होगा। मुराद ने गहरा हंकारा भरा। मुझे सोचने दो, वक्त कम है मुराद, और ये सारे खेल वक्त के ही हैं। मुझे कुछ देर सोचने दो। उसने बेबसी भरी नागवारी से हाथ उठा के उसे रोका और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुराद सीधा अपने कमरे में गया था। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके वो मेज पे बुधा के अंदाज में आलती पालती करके बैठा और सुर्ख पट्टी उतार फेंकी। फिर आंखें बंद कर ली। सारी आवाज़ों और सोचों को जहन से झटक दिया। दिमाग को एक नुक्ते पे मरकूज किया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और लब बिड़बिड़ा रहे थे। मैं मुराद राजा हूँ, मलाका सल्तनत का बुंदा हारा। मुझे कोई यूं नहीं हरा सकता। कोई मुझसे मेरा तख्त और मेरी बेटी नहीं छीन सकता। मगरिब ढल गई और बाहर बैठे लोग उसी तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। उनको बुलाने के लिए आने वाले उनके मालिकों के वफादार गुलाम भी घोड़ों घोड़ों पे आए सामने खड़े थे। उन्होंने बहुत पुकारा, गुस्सा की आवाज़ें दी, मगर वो गुलाम टस से मस न हुए। वो बस महल की ऊंची खिड़कियों को देखते रहे और लबों पे चुप की मुहर लगी रही। वान फाते कुर्सी पे बैठा खिड़की के बाहर आसमान पे छाती सियाही देख रहा था। काफी वक्त बीत चुका था और मुराद वापस नहीं आया था। उसे जरा फिक्र हुई, मगर उसने एसाब को ठंडा रखा। मगरिब उतर आई तो दरवाज़ा खुला। मुराद अंदर दाखिल हुआ। आते साथ ही उसने दरवाज़ा बंद किया और खिड़कियों के आगे पर्दे झटक के बराबर किए। फिर फाते के सामने आया। सुर्ख पट्टी माथे से गायब थी और हाथ में एक बोतल थी। इसने बोतल मेज़ पे रखी तो फाते ने देखा इसके पेंदे में सिक्का और डल्ली पड़ी थी, टूटी हुई चाबी। मुराद का चेहरा वो नहीं था जो पहले था। वो पुरसुकून नजर आता था, मुस्कुरा भी रहा था। फिर उसने कुर्सी खींची और सामने बैठा, दोनों हाथ मेज़ पे जमा के उसकी तरफ झुका। मैं तुम्हारे दुनिया के बासियों की तरह मेज़ पे आने को तैयार हूँ। वान फाते नहीं मुस्कुराया। कुछ अजीब सा था मुराद राजा की मुस्कान में जो उसे गैर आरामदा कर रहा था। क्या फैसला किया तुमने? वो बज़ाहिर ठंडा रहा। मैंने अबुल खैर और तमाम रऊसा को पैगाम भेज दिया है। चंद सातें पहले उन्होंने तमाम नाजायज़ गुलाम आज़ाद कर दिए हैं। हुक्मनामे तहरीरी तौर पे थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुमने उनको रकम अदा की? मैं इनका बुंदा हारा हूँ, मेरे एहसान है उन पे, और तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोल रहा। नाजायज़ गुलाम आज़ाद हैं। वो कल सुबह से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है।
اس کے علاوہ یہ رہی چابی، تم مجھے سونا واپس کر دو اور اپنی دنیا میں چلے جاؤ، تالیہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے۔ کیا واقعی؟ اس نے آنکھوں کی پتیاں سکوڑ کے بندہ کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، سونا میرے پاس آ جائے گا۔ میں نے جان لیا ہے کہ میں تالیہ کو زبردستی یہاں نہیں رکھ سکتا، وہ بھی آزاد ہے، تم دونوں جا سکتے ہو۔ ابھی تم مگر کہنے والے ہو، ہے نا راجا؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ مراد راجا مسکرایا مگر زور دے کے بولا، مگر میری ایک شرط ہے۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ شرط ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ میں کروں گا۔ نہ ماننے کی صورت میں بغاوت کر دوں گا۔ جب چینی ملکہ ملک بدر ہو جائے گی تو چینی سفارت خانے کا ڈر کس کو ہوگا؟ تم میرے قیدی رہو گے، تالیہ مجبوراً یہاں رہے گی اور سونا اور تخت میرا ہوگا۔ راجا، تم اتنا خون خرابہ نہیں کرانا چاہتے، میں جانتا ہوں۔ میں یہ کر سکتا ہوں مگر واقعی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے تم میری شرط مان لو اور یہ چابی اٹھا کے یہاں سے چلے جاؤ۔ مراد کی مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی اور شکاری آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ اس کے اعصاب تن رہے تھے، کچھ بہت غیر آرام دہ سا تھا اس ماحول میں۔ راجا نے حقہ اٹھا کے کش پرا، پھر نال ہٹائی اور دھوئیں کا مرغولہ لبوں سے چھوڑا۔ مرغولے فضا میں اوپر کو اٹھتے گئے، تمباکو کی خوشبو اور سلگتے انگاروں کی مہک آپس میں گھل مل گئی۔ پھر مراد راجا نے کہنا شروع کر دیا۔